हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम। उसके अंदर आपको 4 तंत्रों के बारे में पढ़ना है: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। पाचन तंत्र हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र को कवर करने जा रहे हैं। श्वसन तंत्र को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और इस पूरे चैप्टर को बोल सकते हो, आपके लिए पूरा एक चैप्टर है, लेकिन अगर हम क्लास 10th चैप्टर को देखें तो उसके लिए एक टॉपिक है ये श्वसन तंत्र। तो इसे हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसके अंदर ये एक टॉपिक है, लेकिन अपने आप में क्या है, आपके लिए एक चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। और जैव प्रक्रम एक बड़ा सा चैप्टर है, 4 तंत्रों के बारे में हमें उसमें पढ़ना है। तो पाचन तंत्र जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र देखेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग परिवहन तंत्र और उसके बाद उत्सर्जन तंत्र देखेंगे और लाइव प्रोसेस चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बॉटनी वाला जो पार्ट है उसे हम लोग अलग चैप्टर में कवर करेंगे। इसी चैप्टर के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है ना, प्लांट्स के बारे में भी कुछ बातें जो है आपको पढ़नी है, तो उसे हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें केवल हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाइए, ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। जब व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई वायु चूने के पानी से प्रवाहित की जाती है तो क्या देखा जाता है? चूना पानी किसको बोलते हैं? लाइम वाटर किसको बोलते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है इसी को हम लोग चूना पानी बोलते हैं। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करवाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ये जो चूना पानी है ये दूधिया हो जाता है। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, 4 से 5% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसके कारण चूना पानी जो है दूधिया हो जाता है हमारे फूंक मारने पर। तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय वायु एवं निःश्वसित वायु में गैसों की मात्रा के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो वायुमंडल में वायु है और जो हम सांस छोड़ते हैं वो जो वायु है, इनमें जो गैसों की मात्रा है, इनके आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। श्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय वायु से अधिक होती है। देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वायुमंडल में जो वायु है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। वायुमंडलीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4 से 5% होती है। नहीं, वायुमंडलीय वायु में, हवा में कार्बन की जो मात्रा है वो 0.03% है एज पर एनसीईआरटी क्लास 10th। गलत हो जाएगा। अच्छा, जो हम सांस छोड़ते हैं ना उसमें 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। निःश्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडलीय वायु की तुलना में अधिक होती है। यह बिल्कुल सही है। वायुमंडल में जो वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है और जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें 4 से 5% है। वायुमंडलीय वायु में जलवाष्प की मात्रा निःश्वसित वायु से अधिक होती है। गलत हो जाएगा। जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें जलवाष्प की मात्रा जो है अधिक होती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि जो वायुमंडलीय वायु है उसमें ऑक्सीजन लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर 0.04% है। आज के डेट में 0.04% बोलते हैं, लेकिन क्लास 10th एनसीईआरटी में कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में जो है ये 0.03% दिया गया है। तो देख लेना, अगर ये ऑप्शन है तो ये भी सही हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन है तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों में से जो दिख जाए वही आंसर होगा। अगर दोनों दिख जाए वैसे केस में आप इसको टिक मारेंगे, ताकि अगर गलत भी हो जाए तो आप चैलेंज कर सकते हो कि क्लास 10th में ये डेटा दिया गया है। तो वायुमंडलीय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% या फिर 0.04%, लेकिन जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें 4 से 5%। ठीक, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है 16% है और कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% है। ठीक है, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन 16% है और कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% है। एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है रेलवे के, ये आप ध्यान में रखिएगा। जीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न विधियां किस पर आधारित होती है? जीव जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसके लिए वो अलग अलग विधियां जो है अपनाते हैं। किस पर डिपेंड ये विधि जो है करती है? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की उपलब्धता पर।
देखो, ऊर्जा जो प्राप्त जीवों के द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है? श्वसन का मतलब क्या? आप बोलेंगे सांस लेना। नहीं, सांस लेना श्वसन का एक पार्ट है। ठीक है, सांस लेना श्वसन का एक पार्ट है। जो बॉडी में ग्लूकोज मिला है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, ग्लूकोज बना। इस ग्लूकोज से ही बॉडी को ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है इस ग्लूकोज से ही। लेकिन इस ग्लूकोज से इस एनर्जी को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग श्वसन बोलते हैं। तो हम जो सांस लेना बोलते हैं वो श्वसन का एक हिस्सा है, क्योंकि सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जो है आएगी और ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। तो सांस लेना श्वसन का एक हिस्सा है। श्वसन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसको तोड़ करके वहां से एनर्जी को मुक्त किया जाता है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल कोशिकाएं जो है अपने अलग अलग कामों को करने के लिए करती है। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी। वैसे केस में कोशिकाएं जो है अपना काम नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, हो सकता है बहुत सारी कोशिकाएं मर भी जाए। तो जीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न विधियां, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, जीवों द्वारा श्वसन की विभिन्न विधियां किस पर आधारित होती है? तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन की उपलब्धता पर। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है वैसे में वायवीय श्वसन होता है। अगर ऑक्सीजन की कमी है या फिर अनुपस्थित है वैसे केस में अवायवीय श्वसन होता है। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता पर दो प्रकार की विधियां होती है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय और अवायवीय हम लोग बोलेंगे। राइट, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का उपयोग कर ग्लूकोज को पूर्णतः विखंडित करने वाले जीव कहलाते हैं। जिन जीवों में वायवीय श्वसन होता है उसे हम लोग वायवीय जीव बोल देंगे, वायवीय जीव बोल देंगे। और जिनमें वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन होता है उसे हम लोग अवायवीय जीव बोल देंगे। ठीक, ये सब आपको जो है ध्यान में रखना है। वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, और अवायवीय श्वसन मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन का उपयोग कर ग्लूकोज को पूर्णतः विखंडित करने वाले जीव कहलाते हैं वायवीय जीव, है ना। वायु का मतलब यहां पर ऑक्सीजन से है। भाई, जिस श्वसन में ऑक्सीजन का जो है उपयोग किया जाता है, जिस श्वसन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ताकि यहां से ऊर्जा को जो है मुक्त कराया जाए, उसे तो हम लोग वायवीय श्वसन बोलेंगे। और जिस जीव के अंदर ये होगा उसे हम लोग वायवीय जीव बोलेंगे। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अंततः किस में परिवर्तित होता है? देखो, ये जो ग्लूकोज है किस में बात की जा रही है? वायवीय श्वसन में। ध्यान दीजिएगा, वायवीय श्वसन में ये जो ग्लूकोज है ये पहले टूटेगा पायरुविक एसिड में। राइट, इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में। लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने का मेन मकसद ये नहीं है कि हमें ये दोनों प्राप्त हो, नहीं, यहां पर ऊर्जा मुक्त होती है, यहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। और यही ऊर्जा जो है कोशिकाएं इस्तेमाल करती है अपने अलग अलग कामों को करने के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए। तो ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड किस में टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये सह उत्पाद है। मेन मकसद क्या है? पायरुविक एसिड को तोड़ने का या फिर ग्लूकोज को तोड़ने का, ये ऊर्जा प्राप्त हो। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि 36 ATP ऊर्जा जो है मुक्त होती है, 36 ATP ऊर्जा जो है मुक्त होती है। कुछ ऊर्जा जो है यहां पर भी मुक्त होती है पायरुविक एसिड के साथ। राइट, अब यहां पर आप ध्यान से देखो कि यहां पर ऑक्सीजन चाहिए भरपूर मात्रा में, इसीलिए वायवीय श्वसन बोलते हैं। यहां पर ऑक्सीजन चाहिए भरपूर मात्रा में, और ये जो काम है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं पावर हाउस? क्योंकि वहां पर ऊर्जा जो है मुक्त होती है इसी प्रोसेस के जरिए, वायवीय श्वसन के जरिए। राइट, जहां पर एनर्जी मुक्त हो, है ना, जिस कोशिकांग में ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है या फिर उत्सर्जन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर हाउस बोलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऐसा काम होता है। तो हम बोलेंगे यहां पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड में, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहां पर जो है 36 ATP आप बोल सकते हो कि ऊर्जा जो है मुक्त होती है।
ये जो फ्लो चार्ट है, यहां से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए कि ये दोनों जो है अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, जबकि ये जो है वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन है। ये वायवीय श्वसन है और ये दोनों जो है अवायवीय श्वसन है। लेकिन चाहे अवायवीय श्वसन हो चाहे वायवीय श्वसन हो, दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है? ये स्टेप कॉमन है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों में एक स्टेप कॉमन है और वो है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, ध्यान से देखिए, ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में, इसको आप पायरुविक एसिड भी बोल सकते हो। ग्लूकोज टूट गया पायरुवेट में, कहां पर टूटा है भाई? तो कोशिका द्रव में टूटा है। ये सब आपको ध्यान में रखनी है। ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, है ना, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। 6 कार्बन अणु है। पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन अणु है, 3 कार्बन अणु है और कुछ ऊर्जा जो है यहां पर मुक्त होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चाहे अवायवीय श्वसन हो चाहे वायवीय श्वसन हो, दोनों के केस में ये स्टेप तो कॉमन है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर ये अवायवीय श्वसन ईस्ट के अंदर होता है, ईस्ट जो एक कोशिकीय कवक है इसके अंदर होता है, तो अवायवीय श्वसन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी है या फिर ऑक्सीजन नहीं है। तो ईस्ट के अंदर ये पायरुवेट एथेनॉल में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और यहां पर ऊर्जा मुक्त होती है मात्र 2 ATP। आप यहां पर याद रख सकते हो कि मात्र 2 ATP ऊर्जा यहां पर मुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, चाहे अवायवीय श्वसन हो चाहे वायवीय श्वसन हो, ये स्टेप कॉमन है। अगर ईस्ट के अंदर ये अवायवीय श्वसन हो रहा है, वैसे केस में देखो एथेनॉल बनता है, एथेनॉल C2H5OH, ये एथेनॉल बनता है। ठीक, इसी एथेनॉल का इस्तेमाल जो है शराब बनाने में किया जाता है। तो जो शराब बनाने वाला जो उद्योग होता है, यानी कि जो शराब बनाया जाता है, वहां पर इसी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है शराब को बनाने के लिए, अल्कोहल को बनाने के लिए। इस एथेनॉल को बनाने के लिए इसी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अवायवीय श्वसन हो सके और इस एथेनॉल का निर्माण जो है हो सके। राइट, आगे देखो आप, अगर मान लीजिए ये अवायवीय श्वसन हमारे पेशी कोशिका में हो जाए, जो हमारी पेशी कोशिका है उसमें भी अवायवीय श्वसन जो है कभी कभी हो जाता है। जब आप ज़्यादा एक्टिविटी कर लेते हो अपने दैनिक जीवन में, ज़्यादा भागदौड़ कर लेते हो, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, वैसे केस में आपने देखा होगा कि पेशियां आपकी थकने लगती है, क्रैम्प्स जो है उसमें आने लगते हैं। उस समय क्या होता है कि जो हमारी पेशी कोशिका होती है उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और वहां पर अवायवीय श्वसन होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में टूटता है, लैक्टिक एसिड में टूटता है। ऊर्जा जो है यहां मुक्त होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन मात्र 2 ATP, ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, 2 ATP। तो लैक्टिक एसिड भी क्या है? 3 कार्बन वाला एसिड है, 3 कार्बन वाला एसिड है। और इस लैक्टिक एसिड के बनने के कारण जो है पेशियां थकने लगती है। तो हम लोगों ने बात किया अवायवीय श्वसन के बारे में। अच्छा, ये जो अवायवीय श्वसन है ये साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है ना। ये घटना जो है कोशिका द्रव्य में हो रही है। आगे की जो घटना है ईस्ट में या फिर हमारी पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन के अंदर, यानी अवायवीय श्वसन के अंदर पूरी की पूरी घटना जो है साइटोप्लाज्म में हो जाएगी। राइट, अब देखो वायवीय श्वसन में क्या होता है। ये स्टेप तो कॉमन है कि भाई ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में टूटेगा। अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, जल बनेगा और यहां पर देखो ऊर्जा जो है मुक्त होगी और यहां पर ऊर्जा जो है 36 ATP मुक्त होती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, इन दोनों में किसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो आप बोलेंगे कि इसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसमें 36 ATP है, 36 ATP, और इसमें मात्र 2 ATP, इसमें मात्र 2 ATP। तो वायवीय श्वसन में जो है ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पूरी की पूरी घटना जो है घटित होती है। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है।
भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। इस टेबल से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको एक एक चीज जो है समझा दिया है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या बोलेंगे? यहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यहां पर ऑक्सीजन जो है चाहिए, तो अवायवीय श्वसन बोलेंगे। बी हमारा आंसर। ग्लूकोज का पहला विखंडन कहां होता है? ग्लूकोज का पहला विखंडन कहां हुआ था? कोशिका द्रव्य में हुआ था, तो कोशिका द्रव्य में ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का पहले विखंडन होता है। और ये पाइरुवेट जो है 3 कार्बन वाला अणु है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लैक्टिक एसिड जो है 3 कार्बन वाला अणु है। ठीक, एथेनॉल में हम जानते हैं कि 2 कार्बन होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। किण्वन की प्रक्रिया किस जीव में पाई जाती है? मैंने आपको कहा कि ये दोनों जो श्वसन है इसे हम लोग अवायवीय श्वसन बोलेंगे। अवायवीय श्वसन बोलेंगे, राइट। जो अवायवीय श्वसन होता है ना, उसी को हम लोग किण्वन बोलते हैं। इसी को हम लोग किण्वन बोलते हैं, इसी को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि ईस्ट के मदद से जो है किण्वन कराया जाता है, शराब बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, तो यही अवायवीय श्वसन होता है। जो अवायवीय श्वसन है उसी को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक, तो इस वाले केस में हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे और इस वाले केस में हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर एथेनॉल अपने आप में एल्कोहल है। तो किण्वन की प्रक्रिया किस जीव में पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। और जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पेशी कोशिका में भी किण्वन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। पाइरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी उपस्थिति में होता है? तो पाइरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 एटीपी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुवेट बनने की प्रक्रिया कहां होती है? ग्लूकोज के एक अणु से, एक ग्लूकोज अणु जब टूटता है तो आपने देखा कि पाइरुवेट बनता है। तो पाइरुवेट के 2 अणु जो है यहां पर बनते हैं, ठीक, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, इस वाले प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये जो स्टेप आपने देखा कि कोशिका द्रव्य में होता है ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना, यहां पर भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो कोशिका द्रव्य में ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहां से एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अवायवीय श्वसन के दौरान उत्पन्न उत्पाद कौन से होते हैं? अवायवीय श्वसन, तो अवायवीय श्वसन आपने 2 चीजों में देखा, एक तो ईस्ट में, ठीक, और दूसरा आपने देखा पेशी कोशिका में। तो अगर ईस्ट में होता है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 2 एटीपी मैंने आपको बोला कि आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा मुक्त होती है। अगर यही अवायवीय श्वसन पेशी कोशिका में हो जाए तो वहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, है ना, लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर नहीं बन रही है, ये भी ध्यान में रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर मुक्त नहीं हो रही है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा, मैंने अभी आपको बताया, अधिक होती है, बहुत अधिक। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होता है? कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, वैसे केस में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, यानी कि अवायवीय श्वसन होता है जिसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और इसके कारण पेशियां थकने लगती है, क्रैम्प्स उनमें आने लगते हैं। पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बनने से क्या होता है? तो थकान या क्रैम्प आता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस परिस्थिति में होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण हमारी पेशी कोशिका में भाई कब होगा? जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाइरुवेट अणु का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कहां होता है? तो पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, तो मैंने आपसे कहा कि अवायवीय श्वसन की पूरी घटना कोशिका द्रव्य में, ठीक है, लेकिन वायवीय श्वसन की एक घटना पाइरुवेट बनने वाला वो केवल कोशिका द्रव्य में, आगे घटना माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक, क्योंकि पाइरुवेट अणु का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना ये क्या है? अवायवीय श्वसन ही है, तो साइटोप्लाज्म में यह घटना घटित होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिकीय श्वसन से मुक्त ऊर्जा का संग्रहण एटीपी के रूप में होता है। कोशिकीय श्वसन का मतलब समझ रहे हो ना? कोशिका के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया चलती है, जो अभी मैंने आपको समझाया, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन ही है, सेलुलर रेस्पिरेशन ही है। तो कोशिकीय श्वसन से मुक्त ऊर्जा का संग्रहण एटीपी के रूप में होता है।
तो अभी आपने देखा वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वायवीय श्वसन में आपने देखा ग्लूकोज टूटा कोशिका द्रव में पायरुविक एसिड में, फिर ये पायरुविक एसिड आगे माइटोकॉन्ड्रिया में टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड जल में, और यहाँ पर जो है ऊर्जा मुक्त हुई। इस ऊर्जा से 36 एटीपी का निर्माण हो सकता है, 36 एटीपी का निर्माण हो सकता है। ठीक, एटीपी का विखंडन निश्चित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो एटीपी है ना, इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी ऊर्जा मुद्रा। एक एटीपी से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ठीक है, एक एटीपी से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी केवल पौधों में पाया जाता है, ये कहना गलत हो जाएगा। राइट, केवल 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप, 36 एटीपी यानी जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उससे 36 एटीपी बनाया जा सकता है। एटीपी से संबंधित ये एमसीक्यू जो है तैयार किया गया है आपके लिए, आप ध्यान में रखिएगा। एटीपी, इसका फुल फॉर्म आप पहले तो ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन एक यौगिक है और इसमें देखो ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ है, मतलब कि 3 फॉस्फेट है। ठीक है, मान लो कि ये एडिनोसाइन है और इसके साथ जो है 3 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट। इसे हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, पीआई से डिनोट करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है। ठीक, ऐसे ही एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट भी होता है, एडीपी है ना, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट भी होता है। तो उसमें 3 फॉस्फेट की जगह पर क्या होगा, 2 ही फॉस्फेट होगा। राइट, तो एक तो फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। अब देखो, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एटीपी को कोशिका को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, एनर्जी करेंसी है। जब भी कोशिका को ऊर्जा चाहिए होगी, इस एटीपी को वो कोशिका जो है खर्च करेगी, और यहाँ से एक एटीपी से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसके हिसाब से जो है अपना कोशिका जो है इस एटीपी को खर्च करेगी, है ना, यानी कि इस करेंसी को खर्च करेगी। ये स्टेटमेंट सही है। एटीपी का निर्माण एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से होता है। अकार्बनिक फॉस्फेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं। तो देखो एटीपी का निर्माण कैसे हुआ, हमारे पास पहले एडीपी था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, 2 ही फॉस्फेट ग्रुप है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, तो ये बन गया एटीपी। भाई पहले डाइफॉस्फेट है, अब यहां पर ट्राइफॉस्फेट है, क्योंकि एक फॉस्फेट हम लोगों ने यहां पर जोड़ दिया। यहां पर हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, यहां पर हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमें यहां पर ऊर्जा जो है देनी पड़ती है एटीपी बनाने के लिए। लेकिन जब ऊर्जा मुक्त करानी होगी भाई, इस एनर्जी करेंसी को खर्च करनी होगी, वैसे केस में इस एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा, यानी कि ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और यहां पर जो है जल की मदद से ऐसा किया जाता है, और इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एटीपी के विखंडन पर लगभग 30.5 किलो जूल ऊर्जा जो है मुक्त होती है, यानी 1 मोल, ये एटीपी का एक अणु है। लेकिन जब हम इतने अणु को तोड़ेंगे, इतने अणु को तोड़ेंगे, तो यहां से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, 35 किलो जूल, 30.5 किलो जूल, इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। 1 मोल, इसी को हम 1 मोल बोलेंगे ना, इसी को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। तो 1 मोल एटीपी को तोड़ने से इतनी ऊर्जा जो है मुक्त होगी। राइट, और कैसे तोड़ा जाएगा, तो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहां पर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि ऊर्जा मुक्त होगी। ऐसा जल की मदद से किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। राइट, एटीपी का प्रयोग केवल प्रोटीन संश्लेषण में होता है, ऐसा नहीं है। एटीपी का प्रयोग जो है अलग अलग चीजों में हो सकता है। जहां जहां ऊर्जा की आवश्यकता हो, चाहे प्रोटीन बनाने के लिए हो, चाहे फैट बनाने के लिए हो, कुछ भी बनाने के लिए हो, वहां वहां एटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। केवल 1, 2 और 3 सही है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधों में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पौधों में जो ये गैसों का आदान प्रदान है ना, ये जो गैसों का आदान प्रदान है, ये पत्तियों में जो उपस्थित रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, मुख्य रूप से उसी से होता है। किस प्रोसेस से होता है? तो बाय डिफ्यूजन, विसरण।
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो पौधे हैं वो जल को अवशोषित करते हैं जड़ों से, ऑस्मोसिस के जरिए। रात्रि में पौधों में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? रात के समय में पौधों में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? देखो, अगर हम बात करते हैं श्वसन की, अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन की घटना जो है रात में भी होती है और दिन में भी होती है, दिन में भी होती है। अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, तो यह घटना जो है रात को नहीं होती है, दिन को होती है। ठीक, अब यहां पर देखो आप, श्वसन में हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रात में भी मुक्त होगी और दिन में भी मुक्त होगी। ठीक, अब दिन के समय क्या होता है कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कि कच्चे पदार्थ के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो दिन के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है उसका इस्तेमाल जो है फोटोसिंथेसिस में कर लिया जाता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज तो बनता है C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पर मुक्त होती है। तो दिन के समय में श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई, भाई दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड वायवीय श्वसन में ये सब मुक्त होगी ना, तो इसी CO2 की बात यहां पर की जा रही है कि दिन के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई उसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में कर लिया जाता है। ठीक, तो दिन के समय हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होती है, ऑक्सीजन का निकलना जो है मुख्य घटना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है चल रही है, जिसमें दिन में जो CO2 मुक्त हुई है श्वसन में उसका इस्तेमाल कर लिया गया फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होती है। अब आते हैं रात में। रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त हो रही है उसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रात के समय में फोटोसिंथेसिस की घटना जो है नहीं होती है। ठीक, तो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ये मुख्य घटना है, और दिन के समय में ऑक्सीजन का निकलना ये मुख्य घटना है। राइट, तो रात्रि में पौधों में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बोलेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आप बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधों में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये सवाल तो रिपीटेड है, डिफ्यूजन। अच्छा, रिपीट हो गया सवाल, चलो कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में पौधों में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। दो सवाल जो है रिपीट हो चुका है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है, मैक्सिमम गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्रों के माध्यम से ही होता है। कुछ और भी संरचनाएं होती हैं जहां से गैसों का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन मेनली जो है रंध्र के थ्रू ही गैसों का आदान प्रदान होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही आदान प्रदान होता है। रात्रि में केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है जो ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो मैंने अभी आपको समझाया। सारे कथन तो सही है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे कथन सही है, और ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, सब एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए विभिन्न अंगों का विकास हुआ है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन लेने, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए विभिन्न अंगों का विकास हुआ है जंतुओं में, है ना, जंतुओं में। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान के लिए विभिन्न अंगों का विकास हुआ है। हमारे केस में भाई फेफड़े हैं, है ना, किसी केस में गिल्स होते हैं, किसी केस में स्किन से ही हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्थलीय जंतु यानी जो जंतु जमीन पर रहते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है भाई। जो जंतु जमीन पर रहते हैं, हम लोग भी जमीन पर रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, हाथी सब जमीन पर है, सब ऑक्सीजन जो लेते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है 21% उसी का इस्तेमाल वो करते हैं।
जलीय जंतु जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब जो जीव जंतु जल में रहते हैं उसको जो ऑक्सीजन चाहिए डायरेक्ट वायुमंडल से तो वो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट वायुमंडल के कांटेक्ट में तो है नहीं। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है वो जल में घुलनशील है, तो जो ऑक्सीजन गैस जल में घुली हुई होती है उसी घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है जलीय जंतु करते हैं, है ना। तो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग जो है करते हैं जलीय जंतु। सभी जंतुओं में श्वसन केवल वायुमंडलीय ऑक्सीजन से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो जीव जलीय हैं वो श्वसन प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन लेंगे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सभी जंतुओं में श्वसन केवल वायुमंडलीय ऑक्सीजन से होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। तो केवल 1, 2 और 3 जो है स्टेटमेंट हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, सही है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु की अपेक्षा अधिक होती है, गलत हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, और वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वही तो जल में जाकर के घुली हुई है, तो डेफिनेटली जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसकी मात्रा कम होगी। यहां पर लिखा हुआ है कि अधिक होती है। जल में ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के कारण जलीय जीवों की श्वसन दर अधिक होती है। देखो, जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन दर जो है, जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन दर अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सीधी सी बात है कि अगर कोई चीज आपको चाहिए, नीड है आपको उसकी, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है, थोड़ी बहुत ही है, तो आप चाहेंगे हम ज्यादा से ज्यादा उसको ले लें, है ना। अगर किसी चीज की नीड आपको अधिक है, वो चीज है लेकिन कम है, तो आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको लें। सेम चीज आप जो है यहां पर आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि जल में ऑक्सीजन कम है लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए जीव को, तो उनकी श्वसन दर फास्ट हो जाती है। जो उनकी श्वसन दर है वो फास्ट हो जाती है, जो रेस्पिरेशन रेट है फास्ट हो जाती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाए। बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन ऑक्सीजन की कमी है जल में, इसीलिए रेस्पिरेशन रेट फास्ट होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ सके, जलीय जीव के अंदर। तो सही कथन चुनना है तो केवल 1 और 3, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जलीय जीव जो है उनमें श्वसन दर फास्ट होता है स्थलीय जीव की तुलना में, क्यों? कारण यही है कि जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जीव चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऑक्सीजन जो है ले लें, इसीलिए उनका श्वसन दर जो है फास्ट होता है। मछलियां जल में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए क्या करती है? मछली जो है देखो कैसे ऑक्सीजन को प्राप्त करती है। मछली मुंह से पानी को लेती है, ये जो पानी होता है, ये जो पानी होता है, ये जो पानी होता है, इसी में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, राइट। तो मछली मुंह से पानी ले ली, उस पानी को गिल्स के पास भेज दिया जाएगा, क्लोम के पास भेज दिया जाएगा, गिल्स के पास भेज दिया जाएगा। अब यहां पर ये पानी और साथ में जो ऑक्सीजन गैस घुली हुई है वो गिल्स के पास पहुंचते हैं। अब गिल्स में देखो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन पानी में है वो ब्लड में चली जाती है, उसको ब्लड में भेज दिया जाता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पानी में भेज दिया जाता है, और फिर गिल्स से पानी को बाहर फेंका जाता है। गिल्स से जो पानी को बाहर फेंका जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो गैसों का आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, मछली के केस में वो गिल्स के पास जो है होती है, हमारे केस में फेफड़े के अंदर, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान फेफड़े के अंदर, ब्लड और फेफड़े के अंदर जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन मछली के केस में क्या हुआ, गिल्स जो है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वसन अंग है, यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो मुंह से जो पानी लिया गया उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी, गिल्स के पास उस पानी को भेजा गया, ऑक्सीजन वहां से निकल करके ब्लड में चली जाती है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गिल्स में जो पानी है वहां पर आ जाती है, और फिर गिल्स से पानी को बाहर फेंक दिया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान मछलियों के केस में होता है। तो हम बोलेंगे अपने क्लोम द्वारा वायुमंडलीय वायु को खींचती है, गलत हो जाएगा। अपने मुंह के द्वारा जल लेकर उसे क्लोम तक पहुंचाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। जल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, नहीं। जल में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। अपनी त्वचा के माध्यम से सीधे ऑक्सीजन ग्रहण करती है, नहीं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्थलीय जीवों में श्वसन की प्रक्रिया से संबंधित कौन से कथन सही है? स्थलीय जीवों में यानी जमीन पर जो जीव रहते हैं उसकी बात की जा रही है। स्थलीय जीव वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्ट वायुमंडल के वो कांटेक्ट में होते हैं। सभी जीवों में ऑक्सीजन का अवशोषण समान अंग द्वारा होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई अपनी त्वचा से कर ले, कोई अपनी त्वचा से, कोई
फेफड़ों से, तो अलग अलग अंग जो है विकसित हुए हैं अलग अलग जीवों में। ये कहना कि सभी जीवों में ऑक्सीजन का अवशोषण समान अंग द्वारा होता है, कहना गलत हो जाएगा। श्वसन अंगों में एक ऐसी संरचना होती है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, ये स्टेटमेंट सही है। हमारे केस में क्या है, हमारे केस में फेफड़े हैं, मछली केस में गिल्स हैं, तो और भी जो कीट पतंगे होती हैं उनमें भी अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। जो भी ऑर्गन श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी जहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा। श्वसन अंग में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ये अगर श्वसन अंग है तो गैसों का आदान प्रदान होगा, भाई ऑक्सीजन को लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाएगा। ये ऑक्सीजन लिया जाएगा वही ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज जब टूटता है पायरुविक एसिड में, फिर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सारी ऊर्जा जो है मुक्त होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर बनती है उसको फिर बाहर निकाला जाएगा। तो जो भी श्वसन अंग होता है ना, उसके अंदर कुछ खासियत होती है, कुछ खासियत होती है, वो होनी ही है श्वसन अंग में, जिसमें से एक तो ये है कि सरफेस एरिया जो है उसका जो है ज़्यादा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो हमसे पूछा गया है कि सही उत्तर चुनना है, तो केवल 1 और 3, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन अंगों में सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना क्यों आवश्यक होता है? ऑक्सीजन अवशोषण के लिए अधिक संपर्क क्षेत्र प्रदान करने हेतु ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ले सके। राइट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी गैसों का आदान प्रदान जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसीलिए श्वसन अंग का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। श्वसन सतह की कौन सी विशेषता गैसों के विनिमय को संभव बनाती है? तो जो श्वसन सतह है या फिर जो श्वसन अंग है, श्वसन सतह है, श्वसन अंग भी आप बोल सकते हो। देखो, गैसों का आदान प्रदान करना है, भाई ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, तो हमें चीज़ों को क्रॉस करवाना है। चीज़ों को क्रॉस करवाना है तो अगर सतह मान लो कि पतली होगी, वैसे में जो आदान प्रदान होगा वो आसान हो जाएगा। तो एक तो हम बोलते हैं कि जो श्वसन सतह है या श्वसन अंग में जो भी पार्ट है, श्वसन अंग मान लो कोई एक बड़ा सा अंग है, फेफड़े हैं, तो फेफड़े के अंदर वास्तव में जहां पर आदान प्रदान गैसों का होता है उससे हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं हम लोग, है ना, एल्वियोलाई बोलते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। भाई कैसी होनी चाहिए, तो पतली होनी चाहिए, सीधी सी बात है। जहां पर गैसों का आदान प्रदान होना है, जहां पर चीज़ों का आदान प्रदान होना है, वहां पर जिस सरफेस से चीज़ों का आदान प्रदान होना है वो सरफेस जो है पतली होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, ठीक है, और ये मॉइस्ट होनी चाहिए। एक तो पतली होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी बातें जो है ध्यान में आपको रखनी है कि पतली होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, सरफेस एरिया जो है अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर मुलायम भी लिखा हुआ है, तो चलो मुलायम भी आप लिख सकते हो, सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी विशेषताएं जो है उनके अंदर होती है। सरफेस एरिया उस सतह की होती है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन सतह शरीर के अंदर क्यों अवस्थित होती है? जो श्वसन सतह है या फिर जो श्वसन अंग है वो शरीर के अंदर क्यों अवस्थित होती है? तो रक्षा के उद्देश्य से, है ना, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नासा द्वार से जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा फिल्टर हो जाती है। नासा द्वार यानी कि नाक का छेद, जब हम सांस लेते हैं जो वायु इस नाक के छेद से गुजरती है, तो इस नाक के छेद में नाक का बाल होता है, हम जानते हैं, उससे वायु फिल्टर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, राइट, ये स्टेटमेंट सही है। वायु मार्ग में श्लेष्मा की परत धूल एवं अशुद्धियों को फेफड़ों तक जाने से रोकती है। वायु मार्ग से होते हुए वायु जो है फेफड़ों तक पहुंचती है, लेकिन रास्ते में जो है श्लेष्मा की परत होती है। इस श्लेष्मा का काम है वायु में जो धूल है, अशुद्धि है, धूलकण है, इन सारे को, कोई पैथोजन है, उन सारे को चिपका लेना अपने से, ताकि फेफड़ों तक वो ना पहुंचे, ठीक है। और यही श्लेष्मा जो है ये ज्यादा हमारे नाक से निकलता है सर्दी के टाइम में, उसी श्लेष्मा की बात यहां पर की जा रही है। कंठ में उपस्थित उपास्थि के वलय यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित यानी कि कोलैप्स ना हो। अच्छा, यहां पर कंठ का मतलब थ्रोट है, गले की बात की जा रही है, गले की बात की जा रही है। कभी कभी कंठ का मतलब लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लेकिन यहां पर कंठ का मतलब थ्रोट है, थ्रोट। तो जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको लैरिंग्स मिलता है, ठीक है, लैरिंग्स मिलता है,
और उसके बाद आपको ट्रैकिया मिलता है। ट्रैकिया फिर आगे ऐसे डिवाइड कर जाता है। तो ये जो ट्रैकिया है, जिसे हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, श्वास नली भी बोलते हैं, इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ट्रैकिया में भी और यहां पर भी, इधर भी। तो ये है श्वास नली, इसी को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये जो रिंग है ये उपास्थि के रिंग है। उपास्थि कार्टिलेज से बने हुए ये रिंग्स होते हैं, कार्टिलेज से बने हुए रिंग्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है कि जैसे ये विंड पाइप है तो ऐसे ये कोलैप्स न कर जाए ना, ऐसे ये कोलैप्स न कर जाए, ऐसे ये कोलैप्स न कर जाए, इसको रोकने का काम जो है ये उपास्थि के वलय करते हैं। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इस पिक्चर में आप देखो, ये कंठ है, इसको हम लोग लैरिंग्स बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया यहां पर कंठ का मतलब गला है, थ्रोट है, ठीक। लैरिंग्स बोलेंगे। लैरिंग्स के बाद आपको मिलेगा ये श्वास नली, जिसे हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप। आप देखो इस ट्रैकिया में आपको रिंग्स नजर आ रहे हैं, ये उपास्थि के वलय है, कार्टिलेज जो अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है, इससे बने हुए ये रिंग्स होते हैं जो ये एंश्योर करते हैं कि वायु मार्ग कोलैप्स ना करे, राइट। उसके बाद ये जो श्वास नली है ये आगे देखो ऐसे दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम लोग श्वसनी बोलते हैं, है ना, श्वसनी बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और फिर ये श्वसनी जो है श्वसनिका में विभाजित हो जाती है, और लास्ट में जाकर के आपको ये कोपिकाएं मिलती है जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है, और यही कोपिका के थ्रू जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक। जो हमारे दोनों के दोनों फेफड़े हैं, जो हमारे दोनों के दोनों लंग्स हैं, वो पसलियों में है ना, पसलियों से प्रोटेक्टेड है, ठीक। ये नासा द्वार है। तो देखो जो हमारा पूरा वायु मार्ग है वो कैसे है, नासा द्वार, उसके बाद रास्ते में ग्रसनी है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ये श्वसनी है, तब श्वसनिका है, और तब अंत में जाकर के ये कोपिका है, राइट। ये पूरा सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले नासा द्वार, उसके बाद ग्रसनी। मैं अगर नंबरिंग करूं यहां पर तो सबसे पहले नासा द्वार, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ये लैरिंग्स, उसके बाद ये श्वास नली, उसके बाद ये श्वसनी, उसके बाद ये श्वसनिका, और सबसे अंत में 7वें नंबर पर ये कोपिका, ठीक है। नासा द्वार, ग्रसनी, लैरिंग्स, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और कोपिका। ये पूरा सीक्वेंस जो है आपको ऐसे ध्यान में रखना है। फेफड़ों के अंत में स्थित छोटी गुंबद आकार संरचनाओं को कोपिका कहा जाता है, जो गैसों के विनिमय का कार्य करती है। देखो जो हमारे लंग्स होते हैं वो श्वसन अंग है, लेकिन लंग्स के भीतर भी कहां पर वास्तव में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो गुब्बारे जैसी संरचना होती है हमारे फेफड़ों के अंदर, बहुत सारी, लाखों की संख्या में, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहीं पर जो है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अधिक होता है, यहीं पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसमें ब्लड है, इसमें ब्लड है, ठीक। और ये फेफड़ों के अंदर ये कोपिका है। तो क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ब्लड से इस कोपिका के अंदर चली जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक के छेद से बाहर आ जाती है, ठीक। और ये जो हम सांस हम लोगों ने लिया है उसमें जो ऑक्सीजन है ये ऐसे ब्लड के अंदर जो है चली जाती है, और फिर ऑक्सीजन को जहाँ जाना है पहुँचाना है ब्लड के थ्रू जो है पहुँचा दिया जाता है, राइट। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी के साथ आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ कंबाइन करके ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो फेफड़ों के अंत में स्थित छोटी गुंबद आकार संरचना या फिर गुब्बारे जैसी संरचना को कोपिका कहा जाता है, इसी को कोपिका कहा जाता है, जो गैसों के विनिमय का कार्य करती है, आदान प्रदान का काम करती है। देखो ये बहुत सारी कोपिकाएं होती है, देख रहे हो, इसी की बात की जा रही है। कोपिकाओं की भित्तियों में रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, जहां ऑक्सीजन
रक्त द्वारा ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाती है। जो मैंने आपको समझाया, रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, कैपिलरी जो होता है, केशिकाएं जो होती है, उसका पूरा नेटवर्क होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाए इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है इसके अंदर इससे ब्लड के अंदर लिया जाए। राइट, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। श्वास लेने के समय पसलियां नीचे झुकती है और डायफ्राम उभड़ा हुआ हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। जब हम सांस लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं तो पसलियां ऊपर की ओर उठती है ना, इसमें लिखा है पसलियां नीचे झुकती है। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां जो है ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है और डायफ्राम जो है चपटा हो जाता है। पसलियां ऊपर उठती है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, समझे आप। और जब हम सांस छोड़ेंगे तब पसलियां नीचे जाएगी और डायफ्राम जो है ऐसा हो जाएगा, डोम शेप्ट हो जाएगा, गुंबद के आकार का हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, जब हम सांस लेते हैं उस समय जो पसलियां हैं ये ऊपर की ओर उठती है और डायफ्राम जो है ये चपटा हो जाता है। देखो ऐसे एरो नीचे की ओर दिखाया गया, डायफ्राम जो है चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं पसलियां नीचे होती हैं और जो डायफ्राम है ऐसे गुंबद के आकार का हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। फेफड़ों में सदैव कुछ अवशिष्ट आयतन उपस्थित रहता है जिससे गैसों का सतत विनिमय बना रहता है। जब हम सांस लेते हैं उस समय फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, एल्वुलाई में जाती है और गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय क्या उस समय गैसों का आदान प्रदान रुक जाता है? जब हम सांस छोड़ रहे हैं उस समय तो ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, उस समय तो हम छोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या उस समय कुछ समय के लिए ये जो ऑक्सीजन का आना है एल्वुलाई से ब्लड के अंदर, क्या ये रुक जाता है? तो ऐसा नहीं है। आप दम लगाकर सांस छोड़ दो, जितना मन करे उतना दम लगाओ, सांस छोड़ दो, फिर भी फेफड़ों में जो है अच्छी खासी मात्रा में वायु जो है वो रहती है, यानी उसमें ऑक्सीजन जो है फिर भी रहती है। और जब तक आप दोबारा सांस नहीं लेते हैं उस ऑक्सीजन से काम चलाया जाता है, उस ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा होता है। तो फोर्सफुल्ली जब आप सांस छोड़ देते हैं उसके बाद भी फेफड़ों में जो वायु का आयतन है उसी को अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। आपने दम लगा करके सांस छोड़ दिया, उसके बाद भी आपके फेफड़े में जो है कुछ मात्रा में जो है कुछ आयतन जो है वायु की वो रहती ही रहती है, उसी को अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। और जब तक आप दोबारा सांस नहीं ले लेते हैं तब तक जो है इसी वाले वायु से, इसमें जो ऑक्सीजन है उसके साथ गैसों का जो है आदान प्रदान होता रहता है। तो जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक जो है वो नहीं होता है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होता है इसी वायु के कारण, जो अवशिष्ट आयतन है वायु की उसी के कारण। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो केवल 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 1, 2 और 4, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर। जैसे जैसे जंतुओं का आकार बढ़ता है केवल विसरण द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन पर्याप्त क्यों नहीं होता है? देखो जैसे जैसे जंतु का आकार बढ़ता है डिफ्यूजन का रेट जो है घटता चला जाता है, विसरण दबाव की दक्षता शरीर के आकार के साथ घट जाती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे नाक से पैर के अंगूठे तक बाई डिफ्यूजन अगर ऑक्सीजन को जाना हुआ तो 3 वर्ष का समय लगेगा, 3 वर्ष का समय लगेगा। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर एक सिस्टम है ताकि ऑक्सीजन को तेजी के साथ सप्लाई किया जाए कोशिकाओं तक। तो वो ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड में आरबीसी होता है उसके थ्रू होता है। ठीक, केवल डिफ्यूजन से अगर हम चाहेंगे कि पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंच जाए तो उसमें 3 वर्ष का समय लगेगा, तब तक तो हम लोग कहीं और ही किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए ही अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए हमारी कोशिकाओं को तो हम मर जाएंगे, है ना। हार्ट और ब्रेन दोनों ही काम करना बंद कर देंगे। मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो हमारे ब्लड में आरबीसी है, जो हमारा खून है उसमें आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल या फिर रेड ब्लड सेल बोल दो आप। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून जो है वो लाल है और इसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है कंबाइन करके ब्लड के थ्रू कोशिकाओं तक पहुंचती है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसको सबसे ज्यादा प्यार तो कार्बन मोनोऑक्साइड से है, उसके बाद ऑक्सीजन से, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से। जो हीमोग्लोबिन का लगाव है, जो बंधुता है, एफिनिटी है, प्यार है, सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से है, तब जाकर के ऑक्सीजन से, तब कार्बन डाइऑक्साइड से।
यह ऑक्सीजन के साथ निम्न बंधुत्व रखता है, गलत हो जाएगा। यह केवल कार्बन डाइऑक्साइड को वहन करता है, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन को वहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन से होता है, लेकिन कम होता है। मुख्य रूप से ऑक्सीजन के साथ जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो बंधुता है इसका उच्च है, यहाँ पर निम्न लिखा हुआ है। यह ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है और लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह केवल रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, गलत हो जाएगा। प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में नहीं है, ये आरबीसी में है, ठीक है, आरबीसी में। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के विषय में सही कथन कौन सा है? तो यह रक्त में ठोस रूप में घुली होती है, नहीं। यह रक्त में हीमोग्लोबिन से सीधे जुड़ी होती है, जुड़ी रहती है, नहीं। यह जल में अधिक विलय होती है, अतः घुलनशील रूप में वहन की जाती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मुख्य रूप से कैसे होता है, आप बोलेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आरबीसी के थ्रू होता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है। लेकिन कोशिका से ऑक्सीजन को जो लाया जाता है ब्लड के थ्रू हमारे फेफड़ों में, फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वो कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड को लाया जाता है ब्लड के थ्रू हमारे फेफड़ों में, और फिर हम सांस जो छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी हीमोग्लोबिन के साथ होता है, लेकिन कम होता है। मुख्य रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है वो घुलनशील रूप में होता है, प्लाज्मा के थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह केवल फेफड़ों के भीतर पाई जाती है, गलत हो जाएगा। बॉडी के हर सेल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है श्वसन प्रक्रिया में। श्वसन नली के ऊपरी हिस्से में स्थित सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं सीलिया कहलाती हैं। जो विंड पाइप है इसमें ना बाल भी होते, मतलब ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें सीलिया होती है, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें सीलिया होती है। ये सीलिया जो है लहराती रहती है, ये सीलिया जो है लहराती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि रास्ते में श्लेष्मा भी मिलता है, रास्ते में श्लेष्मा भी मिलता है, म्यूकस भी मिलता है। इस म्यूकस का काम क्या है? जो हम लोगों ने सांस लिया है उस वायु में जो धूल कण है, पैथोजन है, रोगाणु है, अशुद्धि है, उन सारे को चिपका लेना। चिपकाने के बाद ये जो सीलिया है उस श्लेष्मा को धक्का मार मार के हमारे नाक की तरफ भेजती है ना। ये सीलिया जो है बीट करती है, लहराती रहती है। तो उस श्लेष्मा को, जिसमें धूल कण पैथोजन सब चिपके हुए हैं, उस श्लेष्मा को ये सीलिया जो है धक्का मार मार के नाक के पास पहुंचाती है। और फिर वो श्लेष्मा नाक से जब बाहर निकलता है तो वो सारी चीजें भी जो अशुद्धि है, धूल कण है, वो सभी बाहर निकल जाते हैं। और हमारे फेफड़ों तक जो वायु पहुंचती है उसमें धूल कण जो है, पैथोजन जो है वो कम होती है, राइट। तो स्टेटमेंट जो है सही है। सीलिया सांस लेते समय रोगाणु, धूल और हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है, ठीक। वही ऐसे ही होता है, श्लेष्मा से वो चिपक जाते हैं और फिर श्लेष्मा को धक्का मारकर नाक की तरफ, नासाद्वार की तरफ भेजते हैं। धूम्रपान करने से सीलिया जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब देखो कितना महत्वपूर्ण काम है इस सीलिया का, कि रास्ते में वायु में जो रोगाणु, धूल कण, हानिकारक कण थे उन सारे को श्लेष्मा ने चिपका लिया और फिर ये सीलिया जो है उस श्लेष्मा को धक्का मार करके हमारे नाक के पास भेजती है। लेकिन जब हम स्मोकिंग करते हैं, जब हम धूम्रपान करते हैं तो ये सीलिया धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ये सीलिया धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप वायु लेंगे वो वायु में जो रोगाणु है, धूल है, हानिकारक कण है, वो सब आपके फेफड़ों तक पहुंच जाएंगे। फेफड़ों तक जब पहुंच जाएंगे तो जो सरफेस एरिया है गैसों के आदान प्रदान के लिए वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। ये सब क्या है? ब्लॉक हो जाएंगे। और जब ये ब्लॉक हो जाएंगे, गैसों का आदान प्रदान रुक जाएगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, तरह तरह की समस्या हो सकती है और इससे फेफड़ों का कैंसर भी होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3 सभी के सभी सही है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? जो स्थलीय जीव है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है ऑक्सीजन प्राप्त करने की अगर हम बात करते हैं तो जलीय जीव की तुलना में। क्यों? सीधी सी बात है, स्थलीय जीव वायुमंडल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो भरपूर मात्रा में उनको ऑक्सीजन जो है प्राप्त हो जाती है और उनकी श्वसन दर भी निम्न होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो
अगर एक बार वो सांस लेते हैं तो उसी में जो है बहुत सारे ऑक्सीजन उनको मिल जाते हैं। लेकिन जलीय जीव में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, एक बार सांस लेंगे ऑक्सीजन उतनी पहुंचेंगे नहीं, तो बार बार सांस लेते हैं, मतलब श्वसन दर उनमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल की तुलना में अधिक होती है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है? मतलब गैसों के विनिमय के लिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये अधिकतम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए कैसा डिजाइन किया गया है? भाई बॉडी के अंदर ऐसा क्या डिजाइन किया गया है जिससे गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें एरिया मिल सके, है ना। गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए ज्यादा सरफेस एरिया जो चाहिए, तो हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसा क्या डिजाइन किया गया है? तो फुफ्फुस के अंदर असंख्य छोटी वायु कोशिकाएं होती है, एल्विलाई होती है, जिसकी संरचना जो है गुब्बारे जैसी होती है, ठीक। तो गुब्बारे जैसी बहुत सारी संरचना जो होती है, उसी के कारण अधिकतम क्षेत्रफल जो है प्राप्त हो पाता है, जिससे गैसों का विनिमय जो है ज्यादा से ज्यादा हो पाता है। अब एग्जाम्पलर के सवाल देख लेते हैं इस टॉपिक से। चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? भाई चूने के पानी में फूंक मारा, वो दूधिया चूना का पानी हो गया, मतलब हमने जो फूंक मारा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या है? अब देखो, चाहे वायवीय श्वसन हो, अवायवीय श्वसन हो, पहला काम क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में। तो ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा है चारों के चारों ऑप्शन में, ठीक है। ईस्ट के केस में, अच्छा, अवायवीय श्वसन के केस में मैंने आपसे कहा कि पूरी की पूरी घटना कोशिका द्रव्य में हो जाती है। वायवीय श्वसन में जो है पायरुवेट का विखंडन आगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन में, लेकिन अवायवीय श्वसन में सारी घटना जो है कोशिका द्रव्य में घटित होगी। तो जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया है इसको तो सीधा आप उड़ा दो, ठीक। अब देखो यहां पर पायरुवेट कोशिका द्रव्य में लैक्टिक एसिड में टूट रहा है, गलत हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था ईस्ट के अंदर एथेनॉल बनता है, हमारे पेशी कोशिका में जो है लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट सही है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा कोशिका द्रव्य में। यहां पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, काट दो। ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, ग्लूकोज टूटा पायरुवेट प्लस ऊर्जा यहां पर देखो दिया हुआ है, यहां पर पायरुवेट प्लस ऊर्जा दिया हुआ है, तो अब ये कट जाएगा। ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, यहां पर 2 एटीपी ऊर्जा भी मुक्त होती है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप वापस से देख सकते हो, ऊर्जा भी मुक्त होती है। क्योंकि ये वायवीय श्वसन है तो आगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में आगे की घटना होने वाली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोनों बन रहे हैं, यहाँ पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर 36 एटीपी इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि 36 एटीपी जो है निर्माण हो सकता है, 36 एटीपी का निर्माण हो सकता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा नहीं है। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? अंतः श्वसन के दौरान, यानी जब हम सांस लेते हैं उसके दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये कहना गलत हो जाएगा। जब हम सांस लेते हैं पसलियां ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर उठती है, बाहर की तरफ होती है। पसलियां जो है, आप सांस लेकर देखो ना, ऊपर उठेगी और बाहर की ओर आएगी, और जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है ताकि अंदर का पूरा जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाए और प्रेशर कम हो जाए और वायु जो है उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर हमारे बॉडी के अंदर जाए। कुपिका के भीतर गैसों का विनिमय होता है, हम लोगों ने बात कर लिया, अर्थात कुपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विसरित होकर कुपिकाओं की वायु में चली जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुपिकाओं में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, कुपिकाओं में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर जो गैसों का आदान प्रदान होता है कैसे? डिफ्यूजन से। भाई कौन सा प्रोसेस है ये? डिफ्यूजन है, विसरण है। गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है, गलत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की अगर हम एफिनिटी की बात करें, हीमोग्लोबिन की अगर हम प्यार की बात करें तो सबसे ज्यादा प्यार कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तब ऑक्सीजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कुपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमसे सही चूज करना है, हमें सही चूज करना है। तो
2 सही है और 4 सही है। डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अंतः श्वसन के दौरान यानी जब हम सांस लेते हैं उसके दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो मैंने नंबरिंग करके आपको बताया था ना 7 तक। सबसे पहले नासा द्वार, नासा द्वार के बाद आपको ग्रसनी मिलेगा, फेरिंग्स, नासा द्वार के बाद आपको ग्रसनी मिलेगा, ग्रसनी के बाद लैरिंग्स कंठ मिलेगा आपको, उसके बाद श्वास नली, तब जाकर के श्वसनी, श्वसनिका और तब जाकर के कोपिका अंत में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहां होता है? तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो कोपिकाएं होती है वहां पर होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? तो फेफड़ों में जो कोपिकाएं होती है वहां पे होता है। पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर करता है। पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उसका खुलना और बंद होना निर्भर करता है जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर उपस्थित जल पर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, है ना। अभी फिलहाल ये सवाल जो है यहां पर आप देख लो, हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे स्टोमेटा, गार्ड सेल, इन सारे के ऊपर जब हम लोग प्लांट के ऊपर आएंगे तब। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखो, पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, हम लोग बात कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है। अच्छा, वायवीय जीवाणु में किण्वन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किण्वन क्या है? अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और वायवीय जीव का मतलब क्या हुआ? जिसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये चीज गलत हो जाएगा। अवायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है। अवायवीय जीवाणु होंगे मतलब अवायवीय श्वसन होगा। अवायवीय श्वसन यानी कि किण्वन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है? नहीं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट का भी खंडन होता है ना। तो किण्वन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है, बात कर चुके हैं। 2 प्रकार का मैंने आपको किण्वन बताया, एक में लैक्टिक एसिड बनता है और दूसरे में एथेनॉल बनता है ईस्ट के केस में। तो 1 सही है, 4 सही है। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है। तो ऐसा भाई किस कारण होता है? पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में बदलने के कारण होता है। ये एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि पेशियों में थकान, खिंचान, है ना, पेशियों में थकान, खिंचाव, ये सब भाई क्यों होता है? ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो पेशियाँ थक क्यों जाती है? क्योंकि लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अवायवीय श्वसन हमारी पेशी कोशिका में होता है और पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बनने के कारण ऐसा होता है। मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है? तो ये अवायवीय श्वसन है, किण्वन है, तो कोशिका द्रव्य में। वर्ग ए के कथनों को वर्ग बी में दिए गए जीवों से मिलाइए। देखो, सपोषी पोषण हरे पादपों में और कुछ जीवाणुओं में होता है। सपोषी पोषण का मतलब जो अपना खाना खुद से बना ले, फोटोसिंथेसिस करे। तो ग्रीन प्लांट्स और कुछ आपके होते हैं बैक्टीरिया। तो हम बोलेंगे 1 के साथ 4, ठीक। विषम पोषी पोषण जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, वो सपोषी पर ही निर्भर करते हैं। उसके बाद देखो, परजीवी पोषण है, खाद्य धान्यों के भीतर पाचन है। परजीवी के बारे में आपने पढ़ा था, ये जीवों को मारते नहीं हैं, केवल उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसमें आपने जोक देखा था, लीच देखा, लीच मतलब जोक हुआ, ठीक है। जो बालों में जू है वो भी क्या है? परजीवी है, एक्टोपैरासाइट है, जो भी अपने आप में एक्टोपैरासाइट है। फीता कृमि है, प्लांट के अंदर कस्क्यूटा आपने देखा था, वो परजीवी है। तो विषम पोषी जीव कई प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, है ना। तो परजीवी का एग्जाम्पल ये जोक है, मृतोपजीवी का एग्जाम्पल कवक है। हम हिरण के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये विषमपोषी जीव है? वैसे तो ये जोक भी विषमपोषी है, लेकिन हमें यहां पर परजीवी दिया हुआ है, तो हमारे लिए सी के साथ 1 को भेजना ज्यादा बढ़िया है, राइट। सी के साथ हम लोग 1 को भेजेंगे और डी के साथ हम लोग 2 को भेजेंगे, क्योंकि पैरामीशियम के ही अंदर फूड वैक्यूल बनता है जिसके अंदर डाइजेशन होता है। पैरामीशियम के अंदर, अमीबा के अंदर भी बनता है और पैरामीशियम के अंदर भी फूड वैक्यूल जो है बनता है, राइट।
तो ये हमारा मिलान हो गया और इसी के साथ ये वीडियो जो है यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, जितना आपको पढ़ाया गया है वहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने को आपने कवर कर लिया तो फिर सवाल आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। हम लोग अगले वाले वीडियो में जो है परिवहन तंत्र को कवर करेंगे, है ना, यानी कि परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।